बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के पास एक मूल मंत्र था दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने के लिए। वे कहते थे कि कुर्मी और कुशवाहा का पैसा, दलितों का वोट और यादवों की लाठी यदि हमें मिल जाए तो हम दिल्ली पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। आखिर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की हत्या क्यों हुई? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने यह नारा दिया था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा? यदि इसलिए हुआ तो इसी तरह के कुछ नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी दिया था। लिस्टों में बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। यदि इसीलिए उनकी हत्या हुई तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की हत्या क्यों नहीं हुई? यदि इसलिए उनकी हत्या हुई तो राहुल शांतिप्रियान जो पंडित थे उन्होंने भी तो कहा था कि हिंदू धर्म की मुर्दाबाद, हिंदू देवी देवताओं की मुर्दाबाद, उन सभी का क्षय हो, तो उनकी हत्या क्यों नहीं हुई? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की पार्टी का झंडा गान था, हरे शोषित झंडा प्यारा, बढ़े विश्व में भाईचारा। यह झंडा 2 रंगों वाला, क्रांति एकता का रखवाला, मानववाद को लाने वाला, इसमें सूरज का उजियारा। पिछड़े हिंदू बौद्ध ईसाई, अछूत गिरिजन मुस्लिम भाई, इज्जत और रोटी की लड़ाई, 100 में 90 भाग हमारा। पुनर्जन्म और भागवाद में, कन्यादान और मृतक श्राद्ध में, शोषित फंस गए ब्राह्मणवाद में, अब होगा इनका निस्तारा। वर्ग युद्ध के घायल आओ, वर्ग युद्ध के कायल आओ, समता परक समाज बनाओ, पूर्ण क्रांति का गूंजे नारा, फहरे शोषित झंडा प्यारा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने नारा दिया, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में करना अब बंटवारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जब कक्षा 10वीं पढ़ रहे थे जहानाबाद में, तो उस समय एक उच्च वर्ग का अध्यापक उनके कक्षा में उन्हें पढ़ाने का कार्य करते थे। लेकिन वह चाहते थे कि यह निम्न वर्ग का बच्चा, शूद्र वर्ग का बच्चा यह हमारी कक्षा में पढ़े, यह पढ़ लिख के क्या करेगा, वह अपनी जो परंपरागत कार्य है उसे करे, खेती बाड़ी का काम करे। इसलिए वे उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया करते थे और उन्हें आए दिन मारते पीटते रहते थे। लेकिन अचानक से दिन वह मास्टर साहब कक्षा में ही सो गए, तो बाबू जगदेव प्रसाद ने अपने टेबल में उनको जवाब देने के लिए सोचा और तुरंत एक झापड़ मार दिया क्लास में सोए हुए अध्यापक को। जब यह बात प्रिंसिपल तक पहुंची तो प्रिंसिपल ने उसके बारे में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा से पूछा, तो उन्होंने कहा कि सजा सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे अध्यापक हो चाहे छात्र हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सामाजिक न्याय के नायकों के इस भाग में एक ऐसे नायक के विषय में बात करने चल रहे हैं जिन्हें बिहार के लेनिन के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने जब क्रांति की शुरुआत की तो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में साम्राज्यवाद की नींव उखाड़ करके रख दी, पूंजीवाद की पूरे पांव उखाड़ कर रख दिए। और पूंजीवादी लोग जो थे उनसे इतने क्रुद्ध हुए, इनसे उतने रुष्ट हुए कि उन्होंने सीधे सीधे इन पर हमला करवा दिया और इनकी जान तक ले ली। ये जब तक ये पूंजीवाद के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, 10 बनाम 90 की लड़ाई लड़ी, शोषित बनाम शोषक की लड़ाई लड़ी। तो आज के सेशन में हम लोग बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के विषय में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद। उनके राजनीतिक जीवन के विषय में जानने से पहले हम लोग उनके बचपन के विषय में जान लेते हैं। उनका एक छोटा सा सामान्य सा जीवन परिचय ले लेते हैं और एक सामान्य सा बालक किस तरह से बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद बना, वो सब क्या कारण थे, उसके विषय में हम लोग जरा जान लेंगे। उसके बाद उनके द्वारा किए गए राजनीतिक कार्यों पर भी चर्चा की जाएगी। उनका जन्म 2 फरवरी 1922 को बिहार के अरवल जिले के कुरहारी गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम रासकली देवी था और पिता का नाम प्रयाग नारायण था। उनके पिताजी पास में ही जो प्राथमिक विद्यालय था उसमें शिक्षक थे। परिवार सामान्य सा था। पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा भी पढ़ लिख करके आगे चल करके शिक्षक बने ताकि जो परिवार में आर्थिक बोझ है उसको दूर करे। उनकी बस यही इच्छा थी कि बच्चा पढ़ करके शिक्षक बने। वे बचपन से ही काफी प्रतिभावान थे। समाज में हो रही तमाम प्रकार की जो भी घटनाएं होती थी, शोषितों को किस प्रकार से परेशान किया जाता था, इन सभी चीजों को लेकर के उनके मन में शुरुआत से ही एक प्रकार से विद्रोह पनप रहा था। उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा गांव में ही प्रारंभ हुई, वहीं पर पढ़ना लिखना शुरू किए। एक दिन की बात है संयोग से कि वे पढ़ने जा रहे थे। पास में ही एक किसान का खेत था जिसमें जमींदार का हाथी जो है उनकी फसलों को चर रहा था। उन्होंने किसान से कहा कि आपका खेत जो है हाथी चर रहा है, आप खड़े खड़े क्यों देख रहे हैं? तो किसान ने कहा कि बेटा हमारे यहाँ पंचकटिया प्रथा व्यवस्था है जिसके तहत जमींदार हमारे 1 बीघे के जमीन में 5 कट्ठा जो भी फसल होती है वो अपने जानवरों को चराता है, जिस प्रकार चाहे उस प्रकार से उपयोग कर सकता है। उन्होंने कहा कि खेत आपका है, मेहनत आपने किया है,
इसको सींचा आपने है, बोया आपने है, सारी मेहनत आपकी है, तो कोई जो है यूं ही मुफ्त में क्यों ले जाएगा। किसान ने कहा कि हम इसका विरोध नहीं कर सकते, हमारे पास ताकत नहीं है, ये लोग ज्यादा धनाढ्य लोग हैं, इनके पास ताकत ज्यादा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद उनके मन में इस चीज को लेकर काफी विद्रोह हुआ। उन्होंने अपने मित्रों से बात किया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, किसान की जमीन है, किसान अपना मेहनत करता है, तो कोई यूं ही फ्री में नहीं ले सकता है। कुछ दिनों बाद उसी जमींदार का हाथी स्वयं बाबू जगदेव के खेत में आया चरने के लिए, तो उन्होंने अपने मित्र मंडली को जुटाया और उस पहलवान का विरोध किया कि तुम मेरे खेत से निकल जाओ। लेकिन जब उसने रुआब दिखाना चाहा तो बाबू जगदेव प्रसाद ने अपने मित्रों के साथ उसको काफी धमकाया। उसके बाद वो वहां से निकल गया। लेकिन जब उस जमींदार को यह जानकारी हुई कि किसी ने मेरे हाथी को अपने खेतों से वापस करा दिया है, तो उसने जब विरोध दर्ज कराना चाहे तो सारे गांव वालों ने मिल करके उसका विरोध किया। तब जाकर के यह व्यवस्था उनके गांव से खत्म हुई। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे जारी रखा और जब वे 8वीं पास हो गए तो उनके पिताजी काफी खुश हुए। उन्हें ला करके एक नई धोती दिए और कुर्ता दिए। उस धोती कुर्ता को पहन करके वे पूरे गांव में टहल रहे थे, बड़ा खुश हो रहे थे। बाल मन था, काफी खुशी थे नए कपड़ों को पा करके। लेकिन गांव के जो उच्च वर्ग के लोग थे उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। वे कह रहे थे कि इसका मन काफी बढ़ गया है, ये अपने मनमानी कर रहा है, ये कुशवाहा का लड़का होकर के, कोयरी का लड़का होकर के इसे खेती बाड़ी करने के बजाय पढ़ रहा है, ये गलत काम कर रहा है। इन सभी चीजों को लेकर के गांव वाले उन्हें ताना मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन वे इन चीजों का विरोध करते हैं। लेकिन जब जब वहाँ के जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हें काफी खरी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि जो है छोटी जात के लोग जो है लतियाने से और बड़ी जात के लोग बतियाने के हकदार होते हैं। तो इसका मन काफी बढ़ गया है, इसे लतियाया जाना चाहिए। लेकिन वे क्रोधित हो जाते हैं और वहां से एक मुट्ठी उठा करके धूल उन जमींदारों की आंखों में फेंक देते हैं और भाग करके अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद वे जमींदार उनके घर पे आते हैं, लेकिन उनके दादाजी इंद्रजीत जी जो थे पहलवान टाइप के इंसान थे, उनसे कोई मुकाबला नहीं करता था, इसलिए वे सभी वहां से वापस चले जाते हैं। इसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई आगे चलती रहती थी और वे मैट्रिक पास हो जाते हैं। अपने समाज में मैट्रिक पास होने की उनमें काफी खुशी भी थी। उनके पिताजी काफी खुश थे कि मेरा बेटा अब शिक्षक बन जाएगा, मैट्रिक पास हो गया है। उनके पिताजी काफी खुश होते हैं कि मेरे बेटे ने 10वीं पास कर लिया है, अब परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक होगी या मास्टरी का काम करेंगे। उनके पिताजी उसी समय काफी बीमार पड़ जाते हैं, उनका इलाज कराया जाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता है। देवी देवताओं की मन्नत मानी जाती है, उनके परिवार वाले झाड़ फूक भी करवाते हैं, काफी प्रयास किया जाता है, लेकिन अंततः उनकी मृत्यु हो ही जाती है। उनका पूरा परिवार बेहाल था, सभी रो रहे थे। तभी गांव के एक पंडित जी आए। उन्होंने कहा ये सब जो हुआ है ये जगदेव के कारण हुआ है। तो जगदेव बाबू ने कहा कि बाबा इसमें मेरी क्या गलती है, क्या मैंने किसी को मारा है, पीटा है, किसी के साथ कोई अधर्म कार्य किया था जिस कारण मुझे फल मिला है या मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है। उसने कहा कि पंडित जी ने चिल्ला करके कहा चुप रहो, ये सारा क्रिया धरा तुम्हारा ही है। जब शूद्र के लड़के पढ़ेंगे लिखेंगे तो यही होगा। ये सारा कार्य तुम लोग शास्त्रों के विरोध कर रहे हो। शास्त्रों में तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मना किया गया है शूद्रों के, तुम लोग जब पढ़ोगे तो इसी तरह का अधर्म होगा। इस तरह की बात कहते हुए पंडित जी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद दाह संस्कार की क्रिया होती है और बाबू जगदेव प्रसाद सोचने लगते हैं कि मेरे पढ़ने से ऐसा क्यों हो गया कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। और जब पंडित जी पढ़ते हैं और उच्च वर्ग के लोग पढ़ते हैं तो उनके साथ कोई अनर्थ नहीं होता है। इस तरह का विभेदकारी नीति क्यों अपनाया गया है हमारे समाज में। उसके बाद कुछ दिनों बाद 13वीं का जो कार्यक्रम होता है, जो संस्कार होते हैं, उसके लिए पंडित जी आते हैं, कहते हैं कि इनके दादाजी से कि आप अपने पिताजी की 13वीं जो सात संस्कार है अच्छे तरीके से करिए, ब्राह्मणों को भोज कराइए, तमाम प्रकार के जो दान होते हैं उनको दान करिए, तो सब तकिया पलंग इत्यादि जो भी है अच्छे से खर्च करिए, आपके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। तो वे पूछते हैं कि ये सब खर्च करने से क्या होगा। बाबू जगदेव प्रसाद उस पंडित जी से पूछते हैं कि इन चीजों को खर्च करने से क्या होगा पंडित जी। उन्होंने कहा कि तुम बड़े नास्तिक टाइप के व्यक्ति हो, इन सभी चीजों को जब दोगे तो तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, यहाँ से उनके पास पहुंचेगा। तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि यहाँ से चीजें वहां कैसे पहुंचती हैं। तो इस पर पंडित जी क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि जब किसी चीज को तुम ब्राह्मण को दोगे, कोई अन्न दोगे, वह भोजन करता है तो तुम्हारे पितरों को भोजन मिलता है। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आपका पेट जो है कोई लेटर बॉक्स है क्या, जिस तरह से डाक खाने में कोई चिट्ठी हम लोग छोड़ देते हैं तो दिल्ली से कलकत्ता चली जाती है, कलकत्ता से बम्बई, इस तरह से। तो क्या उस तरह से आपका भी पेट है कि आपके पेट में हम लोग भोजन देंगे, आप खाएंगे तो आपके पेट से जो है हमारे पितरों को मिलेगा। इस पर पंडित जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा सर्वनाश ही होगा।
और इस प्रकार से कह करके वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद बाबू जगदेव प्रसाद अपने दादाजी को बहुत समझाते हैं कि दादाजी, इस प्रकार के कार्यक्रमों को करने से कोई हमारे पितरों को लाभ नहीं होने वाला है, यह सिर्फ एक रूढ़िवादी व्यवस्था है, हमें ठगने के लिए यह सब बनाया गया है, इसका हमें बहिष्कार करना होगा। शुरुआत में तो जो है उनके दादाजी नहीं मानते हैं, लेकिन जब उन्होंने काफ़ी चीज़ों को समझाना शुरू किया कि पिताजी इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, तब जाकर के धीरे-धीरे उनके दादाजी भी मान जाते हैं और इस तरह से उनके पिताजी का 13वीं संस्कार नहीं होता है और सिर्फ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होकर के समापन हो जाता है। इसके बाद वे चाहते थे कि मैं आगे पढ़ूं, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। उनकी 2 बहनें थीं, उनका भाई था, उनकी माँ थी, दादाजी थे। परिवार का खर्च चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन सभी लोग चाहते थे कि ये पढ़े। इसके लिए निर्णय लिया गया कि आप जाइए पढ़िए। इन्होंने भी दृढ़ निश्चय किया। ज्योतिबा फुले साहब उस वाक्य को भी दोहराया उन्होंने कि जो ज्योतिबा फुले साहब ने कहा था कि बिना शिक्षा के हमारी कोई भी उन्नति नहीं होने वाली है। इन सभी चीज़ों को लेकर के वे वहाँ से पढ़ने के लिए निकल जाते हैं। उनके परिवार से कुल मिला-जुला करके उन्हें ₹11 मिलता है। ₹11 में ही वे निकल पड़ते हैं स्कूल के लिए। वे अकेले ही पटना पहुँच जाते हैं। पटना में पहुँच करके गांधी मैदान में बैठे रहते हैं और काफ़ी विचार करते हैं कि मेरा एडमिशन कैसे होगा, मेरा नामांकन कैसे होगा। इसी सोच में बैठे थे कि तभी वहाँ एक माली व्यक्ति आता है और उनसे उनके इस उदासी का कारण पूछता है, तो वह बताते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो माली व्यक्ति पास में ही बीएन कॉलेज था, वहाँ लेकर के उन्हें जाते हैं, उनका एडमिशन कराते हैं, दाखिला कराते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल से बातचीत करके उनकी फीस भी माफ़ करवा देते हैं। इसमें उन्होंने उनकी काफ़ी मदद की। इसके बाद वे पढ़ना शुरू करते हैं। फिर 1948 में इनका बीए का डिग्री कंप्लीट होता है और उसके बाद 1950 आते-आते इन्होंने एमए भी कंप्लीट कर लिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्हें सचिवालय में नौकरी मिल गई, लेकिन वहाँ भी अंतर्विरोधों के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बाद में वे अध्यापक बन गए, अध्यापक का कार्य करने लगे, लेकिन जब वे अध्यापक का कार्य कर रहे थे तो उनका मन उन चीज़ों में नहीं लग रहा था, अध्यापन के कार्यों में। वे समाज में हो रही सभी घटनाओं पर अपनी नज़र बनाए हुए थे। लोगों का किस तरह से शोषण किया जा रहा है, अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। इस देश की 90% जनसंख्या के साथ किस तरह से शोषण होता है। 90% जनसंख्या हर चीज़ों का उत्पादन कर रही है, लेकिन उनका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। 10% जो लोग इस समय इस देश में हैं, वे किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन हर चीज़ का उपभोग कर रहे हैं। उस समय बिहार में एक और प्रथा चल रही थी, डोला प्रथा, जिसमें कि जो नवविवाहित कन्या होती थी, वह सीधे अपने पति के घर न जा करके उसे जमींदार के घर जाना पड़ता था और वहाँ एक रात बितानी पड़ती थी। ये जो कुप्रथा थी समाज में विद्यमान थी। इन सभी तमाम प्रकार की कुप्रथाओं को लेकर के उनका मन काफ़ी चिंतित रहता था, उनका कार्य में मन नहीं लगता था। अंततः उन्होंने अध्यापक का भी कार्य छोड़ दिया। इसके बाद वे राजनीति के क्षेत्र में आ गए। इसके बाद उनकी मुलाकात उपेंद्र नाथ वर्मा से होती है। उपेंद्र नाथ वर्मा ने इन्हें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, उसको ज्वाइन करने के लिए कहा। चूँकि इसमें कांग्रेस ही केंद्र में थी, वो कांग्रेस में सामंतियों का शासन था, अन्य लोगों के लिए कोई स्थान नहीं था। यदि जो अन्य वर्गों के लोग उसमें थे भी, तो उन्हें सिर्फ लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके लिए उन्होंने कहा कि आपके बात विचारों से मिलती हुई पार्टी संसोपा है, आप उसमें शामिल हो जाइए। चूँकि इसमें संसोपा के अध्यक्ष जी जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने एक नारा चलाया था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। वे इस देश के जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, दलित थे, अल्पसंख्यक लोग थे, इन्हें 60% की आबादी का मानते थे और उच्च वर्गों को 40% मानते थे। इस तरह से उपेंद्र नाथ वर्मा ने उन्हें इस पार्टी में शामिल होने के लिए काफ़ी प्रेरित किया। इसके बाद वे इस पार्टी में शामिल होते हैं और इस पार्टी की निकलने वाली एक पत्रिका थी जो जनता, उसका संपादन करना शुरू करते हैं। 1957 में विक्रमगंज से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर इन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाता है, लेकिन वे इस चुनाव में हार जाते हैं। फिर 1962 के चुनाव में इन्हें कुर्था से चुनाव लड़वाया जाता है, जिसमें इन्हें फिर हार मिलती है, लेकिन इन्हें एक अच्छा सबक मिल गया था कि किस तरह से कार्य करना है। फिर पुनः 1967 में कुर्था से ही इन्हें लड़ाया जाता है। इस बार उन्होंने काफ़ी संसाधन कम होते हुए भी चुनाव जीत लिया था, उनकी जीत हो चुकी थी और इस बार संसोपा ने 69 सीटें जीत करके विधानसभा में आने का कार्य किया और जिसके कारण पार्टी की सरकार बनती है और महामाया जी मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन उस मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी सामंतियों का ही काफ़ी बोलबाला था, जिससे वे काफ़ी नाराज थे और कुछ दिनों में ही वह सरकार गिर जाती है। और ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से कहते हैं कि आपने जो नारा दिया था कि पिछड़ा पावे 100 में 60, तो 60 कहाँ मिल रहा है पिछड़ों को।
उन्होंने पिछड़ों में जो है जो नारा दिया था 60 में, उसमें सभी महिलाओं को शामिल किया था। यानी कि चाहे वो सामान्य वर्ग की महिला थी, उनको भी पिछड़े वर्गों में ही रखा गया था, 60 के हिस्सेदारी में ही रखा गया था। तो उन्होंने जो मंत्रालय बांटे थे इस तरह से, कुछ इस तरह से बांट दिए थे कि जो 40% वाली आबादी थी उन्होंने 40 सीट तो दे दिए, लेकिन 60% वाली आबादी में भी 40% जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी उनको भी शामिल कर लिया। इस तरह से जिनको 40 ही मिलना चाहिए था उनको 100 मिल गया, और जिनको 60 मिलना चाहिए था उन्हें 60 भी नहीं मिल पाया। इन सभी चीजों को लेकर के, मतभेदों को लेकर के वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अलग हो जाते हैं। राम मनोहर लोहिया से उनका संबंध विच्छेद हो जाता है और महामाया सरकार गिर पड़ती है। उसके बाद बिंदुश्री प्रसाद मंडल वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसमें जगदेव बाबू को मंत्री बनाया जाता है। बिजली एवं सिंचाई विभाग इन्हें प्रदान किया जाता है। सोशलिस्ट पार्टी से अलग होने के बाद इन्होंने 25 अगस्त 1967 को शोषित दल का गठन किया और उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि आज का हिंदुस्तानी साफ तौर पर दो भागों में बटा हुआ है, 10% शोषक और 90% शोषित। 10% शोषक बनाम 90% शोषित की इज्जत और रोटी की लड़ाई हिंदुस्तान में समाजवाद या कम्युनिज्म की असली लड़ाई है। हिंदुस्तान जैसे द्विज शोषित देशों में असली वर्ग संघर्ष यही है। इस नग्न सत्य को जो नहीं मानता वह द्विजवादी समाज का पोषक, शोषित, विरोधी और अव्वल दर्जे का जालफरेबी है। यदि मार्क्स लेनिन हिंदुस्तान में पैदा होते तो 10% ऊंची जाति बनाम 90% सर्वहारा की मुक्ति को वर्ग संघर्ष की संज्ञा दे रहे होते। तमाम हरिजन, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी कही जाने वाली जातियां शोषित हैं। सभी जातियां शोषक हैं। ऊंची जात का बच्चा बच्चा अमीर हो या गरीब शोषण की इस कला में बड़ा माहिर होता है। शराफत या इंसानियत का वह दुश्मन है। सच्चाई से इसका कोई रास्ता वास्ता नहीं है। हिंदुस्तान में सभी राजनीतिक दलों पर ऊंची जात का कब्जा है। सिर्फ मद्रास में डीएमके को छोड़कर, चूंकि डीएमके पिछड़े वर्गों की पार्टी थी, उसमें इस तरह का भेदभाव नहीं होता था। वे आगे कहते हैं कि रूस कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिज्म आंदोलन की मां है। रूस में शोषक को कुलांग कहते हैं, उसकी हुकूमत को जारशाही हुकूमत कहते हैं। रूस के कुलांग का नेता जार था। कुलांग और जारशाही के जुल्मों से रूस के शोषित यानी सर्वहारा को मुक्त करने के महान उद्देश्य से शोषित समाज के क्रांतिकारियों ने कम्युनिस्ट पार्टी को बनाया। इसके लाल झंडे के नीचे तमाम सर्वहारा वर्ग को संगठित किया और जारशाही वर्ग पर हमला बोल दिया। लड़ते लड़ते अंततः सर्वहारा की जीत होती है और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के दुश्मन कम्युनिस्ट ही लोग ही हैं। यहाँ पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी में उच्च वर्ग के ही लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर कम्युनिस्ट के नाम पर भी सामंतवादी व्यवस्था ही कायम की गई है। वे बताते हैं कि ये लोग न सिर्फ द्विज हैं बल्कि इनमें कुछ लखपति और करोड़पति है। वे आगे कहते हैं कि डांगे, नंबूदरीपाद, ज्योति बसु और जो अन्य चोटी के नेता हैं वे भी जार और कुलांग की तरह ही हैं। आगे वे कहते हैं कि आर्थिक क्रांति तो आसान है, लेकिन सामाजिक क्रांति बड़ी कठिन होती है। सामाजिक क्रांति आप जब करने जाएंगे तो जो इस देश में काफी दिनों से अपना दबदबा बना के रखा हुआ है उसे बुरा लगता है। वे कहते हैं कि सामाजिक क्रांति का मतलब है द्विजों के हाथ से शासन की बागडोर शोषितों के हाथ में आना। इस राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए ही शोषित दल बनाया गया है। आगे वे कहते हैं शोषित दल का सिद्धांत है 90% शोषित का राज, सत्ता पर कब्जा और इस्तेमाल, सामाजिक आर्थिक क्रांति द्वारा बराबरी का राज कायम करना। इसलिए शोषित दल की नीतियां वर्ग संघर्ष में विश्वास करने वाले कट्टर वामपंथी दल की नीतियां होंगी। ऐसी नीतियों को बनाने और उन्हें अमल में लाने के लिए भी जरूरी है कि शोषित समाज दल के गरीब नेतृत्व में आगे बढ़े। गरीबों के लिए गरीब ही लड़ सकता है, अमीर का बच्चा कभी नहीं सच्चा। इस प्रकार की वे बात कहते हैं। 19 जनवरी 1970 को उन्होंने जनसंघ के खिलाफ एक निबंध लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि शोषित आज भी द्विज के गुलाम हैं। ईश्वर, देवता, पूजा पाठ, नक्षत्र, धर्म ये सभी शोषितों को गुलाम बनाए रखने के लिए द्विजों का हथियार है। आज तक ब्राह्मणों ने काहिल और जाहिल बना करके सभी को रखा हुआ है और आगे उन्हें इस तरह से रखने की साजिश भी रचे हुए हैं। वे आगे कहते हैं कि जो इतिहास के विद्यार्थी वे अच्छी तरह से जानते हैं कि सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सिर्फ 6000 फौजों के साथ हमला किया, जिसका मुकाबला सिंध के राजा दाहिर 50,000 सेनाओं के साथ भी नहीं कर पाया। उसका कारण सिर्फ यही था कि उसके मन में ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने एक ऐसा डर बैठा दिया था कि उसने ये कहा था कि जो मंदिर में झंडा लगा हुआ है यदि वह झंडा झुक गया तो ये समझ लेना कि हमारे पास चाहे इतनी भी सेना है लेकिन हमारी हार तय है। और मोहम्मद बिन कासिम ने उस ब्राह्मण को अपने साथ मिला लिया और उसने कहा कि तुम इस झंडे को गिरा दो। और जिससे जब उस ब्राह्मण ने उस झंडे को गिरा दिया तो दाहिर के राजा ने समझा कि हमारी हार होना तय है, इसलिए उसने अपनी हार मान लिया। फलतः देश गुलाम हो गया और जिसमें सबसे बड़ा हाथ ब्राह्मणों का ही था।
सन 1026 में जब मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया, कई दिनों तक लड़ाई होती रही, लेकिन मंदिर पर गजनवी का कब्जा तब तक नहीं हुआ जब तक ब्राह्मण पुजारी ने वहां के मंदिर का दरवाजा नहीं खोल दिया। जयचंद की गद्दारी से सभी परिचित हैं। शायद यह बात लोगों को मालूम नहीं है कि भारत पर हमला करने का जो निमंत्रण मोहम्मद गोरी को जयचंद ने भेजा, उस पत्र को ले जाने वाला ब्राह्मण के सिवा दूसरा कोई और नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब्जा करने का जो काम ब्राह्मण की मदद से शुरू किया था, उसे मोहम्मद गोरी ने ब्राह्मण की मदद से पूरा किया। महाराजा रणजीत सिंह को अंग्रेजों के इशारों पर जहर देने वाला भी उनका रसोइया ब्राह्मण ही था। संयोगवश वह षड्यंत्र एक कहार सेवक को मालूम पड़ गया, जिससे वह राजा बच गए। यदि कहार सेवक को यह षड्यंत्र नहीं मालूम होता तो राजा नहीं बचते। दयानंद सरस्वती को दूध में कांच पीस करके देने वाला एक ब्राह्मण ही था, और उसका इल्जाम दूसरे पर लगता है, लेकिन उन्हें मारने का कार्य ब्राह्मणों ने किया। गांधी को मारने का काम नाथूराम गोडसे ने किया। नाथूराम गोडसे भी ब्राह्मण ही था। वो आगे कहते हैं कि सन 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। भारतीय फौज का सेनापति कौल बीमारी के बहाने मैदान छोड़कर भाग गया और इस तरह से देश को चीन के हवाले करने का षड्यंत्र किया। हिंदुस्तान में एक भी आगे वे कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक भी उदाहरण नहीं है जब किसी मुसलमान या ईसाई ने हिंदुस्तान का सौदा विदेशियों के साथ किया हो। इसके विपरीत मुसलमान की वफादारी के सबूत इतिहास के पन्नों से भरे पड़े हैं। वे कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई में कश्मीर मोर्चे पर कर्नल उस्मान और वीर अब्दुल हमीद की बहादुरी की वफादारी को इस मुल्क का कोई गद्दार नहीं भूल सकता है। क्या यह बात किसी से छिपी है कि चीन भारत युद्ध में और पाकिस्तान भारत युद्ध में चीन और पाकिस्तान को जनसंघ के समर्थक द्विजय सेठों, महासेठों, मुनाफाखोरों और चोर बाजारियों के मालिकों ने सोना, चांदी, गल्ला, पटुआ और साधन पहुंचाया था? ये किसी से छुपा नहीं है, सभी जानते हैं। आगे वे कहते हैं कि मुसलमान किसी समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में उनकी स्थिति काफी खराब हो चुकी है। इस समय वे शोषित हो चुके हैं। मुसलमानों की जमीन और दौलत छीनी जा रही है। उनके रोजगार का दायरा सिकुड़ता चला जा रहा है। इनको पाकिस्तानी करार देना और इनका कत्लेआम कर देना इस मुल्क में एक आम सी बात हो गई है। मुसलमान के कत्लेआम की साजिश द्विज रचते हैं। धर्म के नाम पर शोषितों को ही मुसलमान के सामने खड़ा कर देते हैं। जो द्विज मुसलमानों के खिलाफ दलितों और पिछड़ी जातियों को उभारते रहते हैं, वे ही द्विज राजनीति में मुसलमानों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आश्चर्य नहीं, जनसंघ ने कुछ गद्दार मुसलमानों को अपने मंच पर खड़ा कर ब्राह्मणवादी जाल फरेब का बाइस्कोप दिखाया है। जाल फरेब में, तिकड़मबाजी में और बाइस्कोप दिखाने में हिंदुस्तान की ऊंची जातियों का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने पार्टी की स्थापना के समय कहा था कि हम लोगों ने एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण किया है। इसमें लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन पार्टी का विस्तार नहीं रुकना चाहिए, शोषितों का काम नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोगों का जो कार्य शुरू हुआ है, इस कार्य में काफी कठिनाइयां भी आएंगे। हमारी पहली पीढ़ी के लोग मारे भी जा सकते हैं और दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, लेकिन तीसरी की पीढ़ी के लोग जो होंगे वे इस देश में राज करेंगे। और वह बात आज धरातल पर सत्य भी होती है। उनकी पार्टी का नारा था, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से दुनिया बर्बाद, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इंकलाब जिंदाबाद, शोषित समाज दल जिंदाबाद। राजनीति को लेकर के, सामाजिक कार्यों को लेकर के जगदेव बाबू का विजन एकदम स्पष्ट था। उसमें कहीं भी जरा सा भी लाग लपेट की संभावना नहीं रहती थी। वे एकदम क्लियर कट बात करते थे। वे कहते थे कि भले ही हमारे पुरखों ने, हमारे दादा आजा ने इनकी हरवाही चरवाही की है, लेकिन हम इनकी राजनीतिक हरवाही और चरवाही जरा सा भी करने के लिए तैयार नहीं है। उनका विजन एकदम क्लियर था। जिस तरह से आज के नेता हमारे बात करते हैं, दोहरे मानसिकता रखते हैं, बात कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं, इस तरह का कार्य उनके अंदर जरा सा भी नहीं था। उनका विजन, उनकी बात एकदम क्लियर कट रहते थे। वे सीधे सीधे चुनौती देते थे कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गीत पीट बोले करे न काम, इस तरह की बात वे अपने भाषणों में किया करते थे। वे जरा से भी नहीं डरते थे कि मैं जीतूं या हारूं, इस तरह की कोई भी बात उनके मन में डर नहीं बना सकती थी। उनको स्पष्ट था कि मेरे साथ इस देश की 90% जनसंख्या जो शोषित है, दलित है, पीड़ित है, पिछड़ी है, अल्पसंख्यक है, मेरे साथ एकदम खड़ी रहेगी। इस चीज को लेकर के उनका विजन एकदम क्लियर था। जिस तरह से आज के नेता कर रहे हैं, वैसा उनके मन में जरा सा भी नहीं होता था। उनके पास एक मूल मंत्र भी था। वे कहते थे कि यदि यह मूल मंत्र सफल हुआ तो बिहार में ही नहीं, हम लोग दिल्ली में भी कब्जा कर सकते हैं, दिल्ली की गद्दी पर भी बैठ सकते हैं। उनका कहना था कि कुशवाहा और कुर्मी का पैसा, दलितों का वोट और यादवों की लाठी यदि हमारे पास मिल जाए, हमारे साथ जुड़ जाए, तो हम आराम से दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा कर सकते थे। बहुजन इतिहास में सबसे काला दिन 5 सितंबर 1974 का था,
जब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के अगुवाई में लगभग 80,000 से 90,000 की भीड़ जहानाबाद के कुर्था में इकट्ठा होती है और सत्याग्रह का आयोजन किया जाता है कि कांग्रेस के राज में जो भी कुशासन फैला हुआ है उसके खिलाफ में सत्याग्रह किया जाएगा। उनको क्या पता था, उनकी मौत की पूरी तैयारी दूसरी तरफ कर ली गई थी। पहले से ही उनकी मौत का षड्यंत्र बन चुका था कि इस सभा में ही इनकी हत्या की जाएगी। इसके लिए वहां पर जो भी सिपाही या ऊपर रंग के अधिकारी थे, डीएसपी थे, सभी उच्च वर्ण के ही थे। वहां पर उन सभी की नियुक्ति होती है। सत्याग्रह का प्रारंभ होता है। भीड़ पर अचानक से पुलिस वाले लाठियां बरसाना शुरू कर देते हैं। सीआरपीएफ को भी बुला लिया जाता है। भीड़ तितर बितर होना शुरू हो जाती है। इसी बीच डीएसपी ने पहली गोली चलाई जो बाबू जगदेव प्रसाद के पैर के पास से गुजर गई, लेकिन अगली जो दूसरी गोली चली उनके कंधे में, उनके गर्दन में जाकर के फंस गई, जिससे वहां से ब्लड निकलना शुरू हो गया। वे तुरंत अचेत अवस्था में गिर पड़े। लोग उनको बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक पुलिस वाले भी दौड़ पड़े उनकी लाश को लेने के लिए। भीड़ को लाठियों से मार करके तितर बितर करके हटाया गया और उनको उठा करके जीप में बांध करके घसीटते हुए थाने तक ले जाया गया। सत्याग्रही चाहते थे कि बाबू जगदेव को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, लेकिन पुलिस वाले जबरदस्ती गाड़ी में खींचते हुए उन्हें थाने पर ले जाते हैं। और वे जब पानी मांगते हैं तो उन्हें पानी के बदले उनके मुंह में पेशाब कर देते हैं। और वे तब तक जिंदा थे और उन्हें बंदूकों की कुंदियों से जो है उनके सीने पर लगातार प्रहार करते हैं। जब एक धोबिन जात की महिला पानी लेकर के दौड़ती है तो उसे भी मारने के लिए दौड़ा देते हैं, लेकिन अंत तक वे शोषित समाज दल जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद इसी प्रकार के नारे लगाते रहे और अंतिम सांस वही उनकी थाने में ली। उसके बाद वे सभी पुलिसकर्मी उनकी लाश को भी गायब करना चाहते थे, लेकिन भोला प्रसाद और बीपी मंडल ने सत्याग्रह कर दिया। तब जाकर के उनकी लाश को सत्याग्रहियों को वापस किया गया, इस देश को वापस किया गया। पूरे प्रशासन की मिली भगत यही थी कि इनकी लाश को भी गायब कर दिया जाए ताकि किसी प्रकार का आंदोलन या विद्रोह न हो सके, लेकिन उनकी लाश को पुनः दबाव के कारण वापस करना पड़ता है। और 7 सितंबर 1974 को बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की अंतिम यात्रा होती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा तमाम राज्यों से लोग इकट्ठा होने शुरू होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु के बाद यदि किसी की मृत्यु में इतना भीड़ होती तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की शहादत में सभी लोग शामिल हुए थे। अभी सामंतवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग सोच रहे थे कि यदि बाबू जगदेव प्रसाद की हत्या हो जाती है तो उसके बाद यह क्रांति रुक जाएगी, जो 10 और 90 की क्रांति फैली हुई है क्रांति रुक जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ यह व्यक्ति महामना रामस्वरूप वर्मा उस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हुआ है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी को समाप्त करने के लिए कोई कार्य किया गया है तब तक उसके साथ में कोई न कोई जरूर खड़ा हुआ है। जुल्म की खेती में बगावत का किसान पैदा होता है, वक्त की मांग पर शमशान में भी इंसान पैदा होता है। मुसीबतों में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, कर दो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक ये है कि उनकी हत्या क्यों की गई, आखिरकार उनका गुनाह क्या था? क्या उन्होंने सिर्फ यह नारा दिया था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, यह उनका गुनाह था? यदि यह गुनाह था उनका जिसके लिए उनकी हत्या की गई, तो ऐसा ही नारा तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी दिया था कि सोशलिस्टों ने बांधेगा पिछड़ा पावे 100 में 60। तो उनकी क्यों हत्या नहीं हुई? कि क्यों सिर्फ इनकी हत्या हो गई? या फिर इसलिए उनकी हत्या हो गई उन्होंने कहा था कि सावन भादों में गोरी कलैया कादों में, यानी कि सिर्फ काली कलाई जो श्रमिकों की महिलाओं की काली कलाइयां हैं जो वो खेतों में रहती हैं। लेकिन अब जो है हमारे शासनकाल में गोरी गोरी महिलाएं जो हैं जिनके हाथों में अभी तक जिनके हाथों से श्रम का एक भी दाना नहीं निकला है, उनको भी अब खेत में जाना पड़ेगा। क्या उनका यह गुनाह था कि वे चाहते थे कि सभी लोग समान रूप से श्रम करें? क्या इसलिए उनकी हत्या कर दी गई? इस प्रकार से इतिहास के एक युग का अंत हुआ। बाबू जगदेव प्रसाद इस देश के लिए शहीद हो गए, उनकी शहादत बेकार नहीं गई। उनकी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, कर्पूरी ठाकुर, इन सभी नायकों के संघर्षों का नतीजा था कि आज तमाम राज्यों में पिछड़े दलितों की सरकार बनी हुई है। लेकिन हमारे आज के नेता कुछ नेता जो है उनके मूल बातों को भूल चुके हैं, अपने ईमान से सौदा कर रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों में शामिल हैं, जो जनसंघ में शामिल है, जिसका जनसंघ का विरोध बाबू जगदेव प्रसाद ने आजीवन किया, महामना ने आजीवन किया। उन्हीं में हमारे लोग जाकर के शामिल हैं और उनकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को और मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। जिस शाक्य वंश में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जन्म लिए, वह शाक्य वंश खुद उनको याद नहीं कर रहा है, वो भूल चुका है उन्हें, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए। उसके बदौलत हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। कौन हमारे इस कार्यों को यहाँ तक पहुँचाया है, हमें उन्हें जरूर याद रखना चाहिए। मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब अगले किसी सेशन में किसी अन्य सामाजिक न्याय के विषय में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आप सभी से जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद।